हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है अरांगन। इस मूवी की एंडिंग में बहुत ही शानदार ट्विस्ट है, तो मूवी एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें प्राचीन समय के बारे में बताया जाता है। आज से कई वर्षों पहले एक राजा हुआ करता था। राजा के 2 पुत्र थे। एक पुत्र बड़ा ही बहादुर था जो अपने पिता के साथ युद्ध में जाता था, दुश्मनों से मुकाबला किया करता। वहीं राजा का दूसरा बेटा होता है थिरायन, जो हमेशा अय्याशियों में मगन रहता था। वो महल में लड़कियों के साथ रंगरलिया करता था। शराब और लड़कियां, यही उसका शौक था। एक बार की बात है, राज्य पर हमला हो गया। राजा और उनका एक बेटा दुश्मनों का मुकाबला करने गए। वहीं थिरायन डर के वजह से महल से भाग गया। इस युद्ध में राजा और उसके बेटे की मौत हो जाती है, लेकिन थिरायन तो राज्य से दूर चला गया था। भागते भागते वो पूरी तरह से घायल हो गया था। थिरायन भागते भागते एक जंगल में आ चुका था। वहीं उसे एक ऋषि मिलते हैं। ऋषि ने थिरायन की मदद की। अब थिरायन के पास कुछ नहीं बचा था, ना ही परिवार और ना ही घर, क्योंकि उसके घर पर तो दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और उसका परिवार मारा गया था। अब थिरायन ने सोच लिया था कि उसे इस मुनिवर की सेवा करना है और इसके ही साथ रहना है। ऋषि ने भी थिरायन को अपना शिष्य बना लिया। ऋषि ने अपनी कई सारी विद्याएं थिरायन को सिखाई। ऐसे ही एक दिन जब ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, तभी एक सर्प उनकी तरफ बढ़ने लगा। ऋषि तो तपस्या में लीन थे, वहीं थिरायन भी बैठा हुआ था। थिरायन उस सांप को पकड़ लेता है। थिरायन नहीं चाहता था कि वो सांप उसके गुरु को डसे, लेकिन इससे हुआ ये कि उस सांप ने थिरायन को ही काट लिया। सर्प बहुत ही जहरीला होता है, इससे थिरायन की जान चली गई। अब स्वामी को तो ये सब कुछ पता था। उन्होंने अपनी तपस्या भंग की और एक जड़ी बूटी की मदद से एक औषधि तैयार की, जिसे पिलाते ही थिरायन जिंदा हो जाता है। ऋषि थिरायन की इस परीक्षा में बहुत खुश हुए। ऋषि थिरायन की इस परीक्षा में पास होने से बहुत खुश हुए। ऋषि कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। खुश होकर ऋषि थिरायन से कहते हैं, आज तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन थिरायन ने ऋषि से क्या मांगा वो हमें अभी नहीं बताया गया है। ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा, क्योंकि यही तो मूवी का सीक्रेट है। अब अगले सीन में हम सारावनम और नीला को देखते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों कपल का एक दूसरे का साथ बहुत ही शानदार है, जिससे इन्हें अपने पेरेंट्स की कमी कभी महसूस नहीं होती। लेकिन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि अभी दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो शादी करने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाएं। सारावनम ने करीब 6 लाख रुपए जमा कर लिए होते हैं। साथ ही वो 4 लाख का और बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक अच्छा सा बिजनेस डाल ले और उस पर ये दोनों काम करे। दूसरी तरफ हमें जंगल में एक बड़ा ही डरावना घर दिखाया जाता है, जहाँ एक बूढ़ी महिला को किसी ने चेन से बांध कर रखा होता है। बुढ़िया की हालत दिखने में काफी खराब लग रही थी। आखिर ये महिला है कौन और इसे किसने बंदी बनाकर रखा हुआ है, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर नीला रात के समय अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी 2 बाइक चोर उसके पास आते हैं और उसकी गले की सोने की चेन छीनकर भाग जाते हैं। नीला तो बस उन्हें देखती ही रह जाती है। अब सारावनम को जब इसके बारे में पता चलता है, सारावनम नीला पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, आखिर तुमने हेल्प के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? इस तरह से थोड़ी ना चोरों को जाने दिया जाता है। चलो हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नीला कहती है कि देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। कहीं पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई और चोरों को पता चल गया कि हमने उनकी कंप्लेंट की है, तो वो तो हमारी जान के पीछे ही पड़ जाएंगे। नीला सारावनम से कहती है, तुम इस बारे में मत सोचो, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और तुम हो तो सही मेरे साथ। मुझे किस चीज की जरूरत है तुम्हारे होते हुए। अगले दिन नीला एक कॉफी शॉप पर बैठी थी। तभी नीला से मिलने एक आदमी आता है। असल में नीला ने जॉब के लिए एक प्रोफाइल बनाई होती है। उसी प्रोफाइल को पढ़कर ये आदमी नीला से मिलने आया है। वो आदमी नीला से कहता है, देखो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा काम क्या होगा। तुम्हें मेरी माँ का ध्यान रखना होगा, जो कि जंगल में रहती है, और काम की वजह से मैं उनसे मिलने नहीं जा पाता, और माँ है कि उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। इसीलिए मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो करीब 6 मंथ के लिए मेरी माँ का ध्यान रख पाए।
इसके लिए मैं हर महीने 70,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पढ़ी और मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया। तुम्हें मेरी माँ को टाइम पर दवाइयाँ देनी है और खाने पीने की व्यवस्था करनी है, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। अब ये सुनकर तो नीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगर 70,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे तो आराम से 4 लाख की व्यवस्था हो जाएगी। इससे उसका बॉयफ्रेंड सारा बनम अच्छे से बिजनेस कर सकता है। अब नीला इस नौकरी को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जब वो इस बारे में सारा वनम को बताती है तो वो ये जॉब करने के लिए क्लियर मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, न जाने कौन से जंगल में जाकर तुम्हें उस बुढ़िया का ध्यान रखना होगा। और क्या तुम्हें ये बात थोड़ी भी अजीब नहीं लग रही कि कोई केयर टेकर के लिए 70,000 रुपए देने को तैयार है? मुझे तो कोई बड़ा स्कैम लग रहा है। मगर नीला की जिद के आगे सारा वनम को मानना ही पड़ता है। मगर अभी नौकरी पर जाने के लिए 1 हफ्ता बाकी है। अब नीला और सारा वनम ये डिसाइड करते हैं कि हम ये 1 हफ्ता बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब तुमसे मुलाकात 6 महीनों के बाद ही होगी। अब ये दोनों इस हफ्ते को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसे ही एक रात नीला एक मूवी देख रही होती है जिसमें एक जादुई ट्रिक बताई जाती है। नीला सारा वनम से कहती है कि आखिर ये लोग इतनी अच्छी जादुई ट्रिक कैसे कर लेते हैं? किसी को अच्छे से पता भी हो ना तब भी वो ये ट्रिक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर सारा वनम नीला से कहता है, देखो मैजिक ट्रिक को अच्छे से करने के लिए बंदे के पास सामने वाले के माइंड को कंट्रोल करने की कला होनी चाहिए। मैजिशियन तो सामने वाले को ऐसी बातों में घुमा देता है, जो मैजिशियन दिखाना चाहता है ना वही सामने वाले बंदे को दिखाई देता है। मैजिक ट्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है माइंड को कंट्रोल करना। ये सुनकर तो नीला भी हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ये चीज तो बहुत ही कम लोग कर पाते होंगे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। अब सारा वनम नीला को बस स्टैंड पर छोड़ने आता है। वो नीला को बहुत अच्छे से समझा रहा होता है कि देखो अपना फोन हर टाइम चार्ज रखना, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचो मुझे कॉल करके बता देना, और हाँ डेली मुझसे बात करके अपने हालचाल बताती रहना। इस पर नीला कहती है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, सिर्फ 6 महीने की तो बात है। और इसके बाद नीला बस में बैठकर उस गांव में पहुंच जाती है जहां उस महिला का उसे ख्याल रखना था। कई लोगों से पूछने और ढूंढने के बाद उसे फाइनली पता मिल जाता है। ये घर जंगल के बीचों बीच होता है। इस घर में साक्षी नाम की महिला रहती है जिसका नीला को ध्यान रखना है। साक्षी से मिलने के बाद नीला को बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि साक्षी नीला की माँ की उम्र की थी। साक्षी का मिजाज भी काफी अच्छा होता है। वहीं साक्षी नीला से एक केयर टेकर की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह बातें करती है। साक्षी नीला से कहती है कि तुम बेफिक्र यहाँ रह सकती हो, कोई भी टेंशन की बात हो तो मुझे तुरंत बताना। नीला यहाँ आकर बहुत खुश होती है, लेकिन एक चीज की वजह से उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। नीला सारा वनम को वॉइस मैसेज भेजकर सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि मैं ठीक ठाक पहुँच गई हूँ, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, टेंशन मत लेना। अब जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा तो मेरे मोबाइल से ये मैसेज तुम्हारे तक पहुँच जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें कॉल भी करूंगी। इसी तरह वॉइस मैसेज से नीला के दिन गुजर रहे होते हैं। वहीं नीला थोड़ा बहुत खुद का मेकअप कर लेती है। वहीं उसके पास एक छोटा सा मिरर होता है जिसमें नीला की शक्ल बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देती। इस पर नीला साक्षी से कहती है कि क्या घर में कोई बड़ा आईना नहीं है? मैंने पूरे घर में छान मारा लेकिन मुझे कहीं भी एक मिरर नहीं मिला। पर साक्षी कहती है, नहीं, हमारे परिवार में मिरर नहीं रखा जाता, उसे हम लोग अशुभ मानते हैं। ये बात सुनकर तो नीला हैरान हो जाती है कि भला मिरर को कौन अपशगुन मानता है। मगर वो साक्षी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, क्योंकि वो यहाँ उसका ध्यान रखने आई थी, ना कि चीजों के बारे में पूछने। अब नीला साक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लग जाती है। साक्षी की हर जरूरत को पूरा करती है। उसके साथ वो गेम भी खेला करती थी ताकि साक्षी को कभी अकेलापन महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन साक्षी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर तो नीला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से साक्षी को दवा खिलाती है। तभी हम देखते हैं कि साक्षी तो दवा खाकर बिल्कुल सही हो गई है। अब जाकर नीला की जान में जान आती है। लेकिन अभी हमने देखा जब साक्षी बीमार हुई थी तो नीला के इमोशन किस तरह से फूट पड़े थे। इससे ऐसा लगता है कि साक्षी ही नीला की माँ है, क्योंकि नीला साक्षी से बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। ये देखकर साक्षी को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसे एक केयर टेकर के रूप में एक बेटी मिली है।
अगले सीन में नीला बस अपने फोन की तरफ देखे जा रही थी। सोचती है कि कब सारा बनम का मैसेज या कॉल आ जाए। अब साक्षी समझ जाती है कि कोई तो ऐसा है नीला की जिंदगी में जिससे वो बात करना चाहती है। साक्षी नीला से उस लड़के के बारे में पूछती है, आखिर कौन है वो जिसके लिए तुम बेकरार हो। अब नीला बड़ी ही खुश होकर साक्षी को सारा बनम के बारे में बताने लगती है। वो सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई और भी बहुत कुछ। इससे उन दोनों का टाइम बहुत अच्छे से कट रहा होता है। आगे रात को नीला सो रही होती है, तभी बड़ी अजीब सी तरह से चलते हुए साक्षी नीला के पास आती है और बहुत ही बुरी तरह से उसके बालों को खाने लगती है। इससे नीला की आंख खुल जाती है। वो साक्षी को अपने पास इस तरह से देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से नीला की आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। अब जब नीला की आंख खुलती है तो साक्षी तो अपने बेड पर आराम से सो रही थी। नीला भी सोचने लगती है कि उसे इतना डरावना सपना कैसे आया। नीला सोचने लगती है, मुझे क्या करना, मुझे तो थोड़े ही दिन और रहना है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ क्या होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। सब बातें नीला सोच रही होती है। अगले सीन में नीला अपना मोबाइल टेबल पर रखकर नाश्ता बनाने के लिए जाती है। तभी कोई टेबल पर धक्का मारकर टेबल पर रखा हुआ मोबाइल और चाय दोनों गिरा देता है। मोबाइल पर चाय गिरने से उसकी डिस्प्ले खराब हो जाती है। नीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि पहले ही तो नेटवर्क नहीं आता यहाँ, ऊपर से फोन और खराब हो गया। सारा बनम से बात तो नहीं हो पाती थी, लेकिन एक वॉइस मैसेज तो चला ही जाता था, अब तो वो भी नहीं जा पाएगा। साक्षी नीला को परेशान देखकर कहती है, टेंशन मत लो, मैं फोन सुधरा दूंगी। जब तक तुम ड्रॉर में एक कीपैड वाला मोबाइल रखा है उसे यूज कर सकती हो। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। नीला को अब इस घर में कुछ गड़बड़ी सी महसूस होने लगती है। वो सोचती है कुछ तो ऐसा हो रहा है इस घर में जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इसका पता करना ही होगा। थोड़ी ही देर बाद घर पर मोबाइल रिपेयर करने वाला आ जाता है। ये भी अजीब सी बात थी कि मोबाइल रिपेयर करने वाला बहुत जल्दी घर आ गया था, जबकि घर तो जंगल के बीचों बीच था, यानी कि शहर से बहुत दूर था। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। अब नीला इस बात को इग्नोर करती है और उसे जल्दी से फोन देकर कहती है, इसे जल्दी से ठीक कर दो। अब वो आदमी कहता है, इसकी डिस्प्ले चली गई है, इस मोबाइल को मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ, रिपेयर करके वापस दे जाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी मोबाइल लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम नीला को साक्षी के पैर दबाते हुए देखते हैं। नीला साक्षी से कहती है, आसपास कोई पार्लर नहीं है क्या, क्योंकि मेरी स्किन काफी डल होती जा रही है, सोच रही हूँ एक आध बार पार्लर हो आऊं। लेकिन साक्षी क्लियर मना कर देती है, कहती है यहाँ तो कोई पार्लर नहीं है। तभी नीला साक्षी को ये भी बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन बताते टाइम वो खुद भी सोच रही थी कि मैं आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई, जबकि मैं और सारा बनम तो करीब आए ही नहीं, ना ही हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना। लेकिन अब जो कुछ हो चुका है उसे नीला एक्सेप्ट कर लेती है और नीला इस खुशखबरी को सारा बनम को देने के लिए बहुत बेताब थी। अब जब वो साक्षी के पैर दबा रही होती है तो इसी बीच वो सारा बनम को याद करती है। इससे होता ये है कि कभी कभी तो उसे साक्षी के अंदर सारा बनम ही दिखाई देता है। नीला को ऐसा लगता है कि सारा बनम उसके सामने बैठा है और वो सारा बनम के पैर दबा रही है। दूसरी तरफ हम सारा बनम को देखते हैं जो एक घने जंगल में पहाड़ पर बनी एक गुफा के अंदर था। सारा बनम एक मिरर में अपनी शक्ल देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसके पास किसी तरह का बॉक्स भी है। सारा बनम उस बॉक्स को लेकर जंगल में आ जाता है। सारा बनम उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से एक गुड़िया निकलती है। उस गुड़िया को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो गुड़िया किसी पौधे की जड़ से बनी हुई है। अब सारा बनम यहाँ पर किसी तरह का कोई रिचुअल करता है। अब जैसे ही चांद की रोशनी उस गुड़िया पर पड़ती है, सारा बनम अपने हाथ पर कट लगाता है और अपना बहुत सारा खून उस गुड़िया पर डाल देता है। इससे गुड़िया के अंदर से एक बीज बाहर निकलता है और वो उस बीज को खा लेता है। के बाद हमें थिरायन के बारे में बताया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थिरायन ने ऋषि से क्या मांगा था। थिरायन की ये इच्छा थी कि मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ, मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। ऋषि ने उससे वादा कर लिया था और वो उसकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं। ऋषि थिरायन को एक गुड़िया देते हैं और कहते हैं इस गुड़िया को हमेशा अपने पास रखना और पूरे चांद वाली रात पर इस पर अपना खून गिराना, जिससे तुम्हें इस गुड़िया के अंदर से एक बीज मिलेगा और उस बीज को एक जवान लड़की को खिला देना। ये बीज खाने के बाद वो लड़की गर्भवती हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रहे,
उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही उस बच्चे को माँ की कोख में ही मारना होगा और उस खून को लेकर पूरे चांद की रात को इस गुड़िया के ऊपर डाल देना। जैसे ही ये क्रिया संपन्न होगी तो जिस लड़की के अंदर तुमने ये बीज डाला होगा उस लड़की की सारी सुंदरता और जवानी तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी। वहीं वो लड़की अपनी जवानी खो देगी और वो एक कुरूप महिला और बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात और याद रहे, जिस लड़की की तुम जवानी लोगे उस लड़की को तुम्हें मारना नहीं है। वो लड़की बूढ़ी ही रहे लेकिन जिंदा रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी सुंदर नहीं रहोगे। और इसी बीच उस लड़की को तुम प्रेग्नेंट करने के बाद अगर उसके बच्चे को मारकर वो खून नहीं ला पाए तो वो लड़की जिस बच्चे को जन्म देगी वो एक शैतान होगा तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तब ना तुम उस लड़की को मार सकोगे और ना ही उस शैतान बच्चे को खत्म कर पाओगे। अब कुछ भी करके उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना। ऋषि की सारी बातें थिरायन मान जाता है, यानी कि सारा वनम यही काम करना चाहता है ताकि वो हमेशा जवान रहे। लेकिन वो किस लड़की को अपना शिकार बनाने वाला है। इधर प्रेग्नेंट होने के बाद से ही नीला की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसकी तबीयत तो खराब होती ही है, साथ में वो बूढ़ी भी होने लगती है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उस पर झुर्रियां आने लगती है। नीला समझ नहीं पाती आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। सोचती है आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई और मैं बुढ़िया क्यों होती जा रही हूँ। इसके बाद हम सारा वनम को देखते हैं जो उसी बुढ़िया के पास आता है जिसे उसने चेन से बांध के रखा हुआ है। हमें पता चलता है कि ये सारा कारनामा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सारा वनम ही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आज से कई सालों पहले जब ये बुढ़िया जवान थी तो सारा वनम ने उसके साथ प्यार का नाटक किया और चुपके से उसके अंदर वो बीज डाल दिया होता है। उस टाइम सारा वनम ये रिचुअल पहली बार कर रहा होता है, इसलिए उससे गलती हो जाती है। वो उस महिला को प्रेग्नेंट तो कर देता है लेकिन उसके बच्चे को मारकर खून नहीं निकाल पाया, इससे उसका ये प्रोसेस फेल हो जाता है। अब बुढ़िया प्रेग्नेंट है लेकिन उसके अंदर एक शैतान पल रहा है। अब ये शैतान जैसे ही बाहर आएगा तो वो सारा वनम की जान ले लेगा। अब इसी वजह से सारा वनम ने इस महिला को चेन से बांध कर रखा हुआ है और उसे एक अजीब तरह की दवा खिलाता है जिससे कि बच्चा कभी पेट से बाहर ही ना आए। सारा वनम चाहकर भी उस महिला को नहीं मार सकता क्योंकि गुरु ने बताया था कि जिस महिला की तुम जवानी लोगे उसका जिंदा रहना जरूरी है। इसी वजह से सारा वनम बुढ़िया को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। इसी बीच सारा वनम ने ये रिचुअल कई सारी लड़कियों पर ट्राई भी किया है और उसने कई लड़कियों को फंसाया और उनकी जवानी छीन ली। लेकिन अब उसकी जवानी फिर से ढलने लगी है, इसीलिए अब जल्दी से जल्दी सारा वनम को एक लड़की की जरूरत है। अब समझ आया फ्रेंड्स, उसने किस लड़की को चुना है? सही समझे, उसने नीला को चुना है। वही नीला तो उससे खुद से ज्यादा प्यार करती है। नीला को क्या पता जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब ये बूढ़ी महिला सारा वनम से कहती है कि मेरा दिल कह रहा है कि तेरा अंत नजदीक आ गया है। सारा वनम इस महिला से कहता है जो गलती मैंने तेरे साथ की उसे मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। इस बार मैं नीला की जवानी छीनकर फिर से जवान हो जाऊंगा। अब कहानी में हमें हर उस इंसान के बारे में बताया जाता है जो नीला से मिले थे, जैसे कि साक्षी का बेटा जिसने नीला को नौकरी पर रखा था। इसके बाद वो मोबाइल रिपेयर करने वाला आदमी, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन वो सारे आदमी सारा वनम के ही थे। आपको याद होगा सारा वनम ने नीला से कहा था कि मैजिशियन लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करके वही चीज दिखाता है जो सामने वाला दिखाना चाहता है। सामने वाला भी वही चीज देखने को मजबूर हो जाता है जो मैजिशियन उन्हें दिखाना चाहता है। इसी तरह से सारा वनम ने नीला का दिमाग इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि साक्षी ही सारा वनम है, तो हर पल उसके साथ रहता है ताकि सही टाइम आने पर वो नीला के बिना जन्मे बच्चे को मारकर उसका खून लेकर उस गुड़िया पर डाल सके। ये जितने भी लोग नीला से मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि सारा वनम ही था जो अपने रूप बदल बदल कर उसके सामने आ रहा था, जैसे मोबाइल रिपेयर करने वाला, साक्षी का बेटा बनकर साक्षी, ये सब एक ही है और वो है सारा वनम। अब रात के समय जब नीला सो रही होती है तब सारा वनम नीला को एक अजीब तरह की जड़ी बूटी पिला देता है जिससे कि अब वो बहुत देर तक जागने वाली तो नहीं थी। जैसे ही नीला बेहोश हो जाती है सारा वनम नीला के अंदर के बच्चे को मारकर बड़ी ही बेरहमी से उसका खून ले लेता है। कुछ ही देर बाद
नीला होश में आती है और वो अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है कि वो पूरी तरह से खून में सनी हुई है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और काफी ज्यादा घबराई हुई भी थी। सोचती है कहीं मेरा बच्चा तो नहीं गिर गया। नीला साक्षी को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगती है। साक्षी को ढूंढते ढूंढते नीला उस घर में पहुंच जाती है जहां सारावनम ने उस बूढ़ी महिला को कैद करके रखा हुआ है। अब वो महिला नीला की हालत देखकर समझ जाती है कि ये लड़की सारावनम का शिकार है। अब महिला नीला को सारी बातें बताती है। वो बताती है कि सारावनम ने मेरे साथ क्या क्या किया, इस तरह से उसने उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ क्या क्या किया। ये सब सुनकर नीला पहले तो हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो घर पर आती है तो इस बार साक्षी उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। अब नीला भी समझ जाती है कि उस महिला ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, कि ये साक्षी नहीं बल्कि सारावनम ही है। नीला सारावनम से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रही थी। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? नहीं सारावनम, देखो वो क्या कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे बहुत ही जल्दी तुम्हारी जवानी लेनी होगी कि असल में मैं कितना बूढ़ा हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। अब यहाँ बातें करते करते पिछली जिस लड़की की सारावनम ने जवानी ली थी उसका टाइम पूरा हो जाता है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है यहाँ सारावनम बूढ़ा हो जाता है। नीला उसे देखकर हैरान रह जाती है। वाकई में वो इतना बूढ़ा था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। सारावनम नीला से कहता है, देख ली मेरी सच्चाई? सारावनम कहता है, मुझे सिर्फ मेरी जवानी से प्यार है, इससे ज्यादा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इतना कहकर सारावनम उस गुड़िया को ले जाकर चांद के नीचे रख देता है। अब जैसे ही वो नीला के बिना जन्मे बच्चे का खून उस गुड़िया पर डालता है, गुड़िया के अंदर से एक बीज निकलता है जिसे खाकर वो तुरंत ही आईने की तरफ जाता है। आईने में देखता है कि वो फिर से जवान हो गया है। इधर सारावनम तो जवान हो जाता है, लेकिन इधर नीला एकदम बूढ़ी हो जाती है। साथ ही वो चैन से बंधी हुई महिला आजाद हो जाती है। नीला ने ही उसकी बेड़ियां खोल दी थी। इधर सारावनम जब अपने पास उस गुड़िया को ढूंढता है तो वो गुड़िया उसके बॉक्स में नहीं मिलती। अब सारावनम घबरा जाता है। वो गुड़िया को ढूंढने लगता है, लेकिन वो गुड़िया तो नीला के पास होती है। जब यहाँ सारावनम आईने में अपनी शक्ल देखने गया था तभी नीला ने उस गुड़िया को चुरा लिया होता है और वो उस गुड़िया को आग में जला देती है, क्योंकि ऋषि ने कहा था अगर ये गुड़िया बर्बाद हुई तो जिसने भी इसकी मदद से जवानी हासिल की होगी वो मरने लगेगा। जैसे गुड़िया जल रही होती है वैसे वैसे सारावनम भी जल रहा होता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। नीला तो अपनी जवानी हार गई थी, लेकिन सारावनम को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, वरना पता नहीं वो उसके बाद कौन सी मासूम लड़की को अपना शिकार बनाता। इसके बाद नीला उस घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम सारावनम को देखते हैं। सारावनम अभी तक जिंदा है क्योंकि किस्मत से वो गुड़िया पूरी तरह से जली नहीं थी, यानी कि अब वो फिर से किसी दूसरी लड़की को अपना शिकार बनाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।